गुड आफ्टरनून बच्चों। बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्लियर? थोड़ा सा मैं लेट हो गया, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। तो क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल सही जा रही है? चलिए, अच्छा, बढ़िया है। नमस्कार। नमस्कार पूनम, रंजना, मुकेश, राज। चलिए बागी जी, चलिए ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, क्योंकि आज हमने कहा था कि कुछ लीडिंग केस की चर्चा करेंगे। हालांकि आज भी वही रहेगा कि लीडिंग केस जो है उसके फैक्ट पर चर्चा नहीं करेंगे। ज़रूरत अगर पड़ेगी तो थोड़ा बहुत किसी केस के बारे में बता देंगे वो किससे रिलेटेड है। और आप लोगों को बस वो केस और टॉपिक में मेंशन कर दिया हूँ, जिसके आधार पर आप लोगों को वो चीज़ याद रखनी है कि किस टॉपिक से रिलेटेड केस है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों को पता ही है। क्यों है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म? क्योंकि इसलिए है, इसलिए नहीं कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, बल्कि इसलिए यहाँ के सक्सेस रेशियो यहाँ सबसे ज़्यादा है। और सक्सेस रेशियो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अनअकैडमी ने देश भर के जो टॉप एजुकेटर हैं, ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है, ताकि जब किसी भी एजुकेटर को आप अपने मेंटर के रूप में चुने तो आपको सही मार्गदर्शन मिले, और सही मार्गदर्शन मिलेगा ही तभी से जल्दी से मंजिल आपकी मिल पाएगी। नहीं तो इंग्लिश में है आज मुकेश, ठीक है। और आप जब सही मार्गदर्शन मिलेगा तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे, और आप बिल्कुल भीड़ से अपने आप को अलग पाएंगे। आपकी प्रिपरेशन का लेवल बिल्कुल अलग होगा। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर? इस प्लेटफॉर्म पर वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपके पीसीएसजे और एपीओ और एचजीएस की परीक्षाओं के लिए जरूरी है। चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस हो, चाहे क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड हो, एविडेंस एक्ट हो, चाहे कोई भी एक्ट हो। और इतना ही नहीं, बल्कि एंड अदर्स भी हैं जो कि आपके लिए जरूरी होंगे। नेहा जैन, गुड आफ्टरनून बेटा। और देखिए, ये अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, जैसा कि ये तो ये अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, आप जानते हैं। क्लास करने के लिए आपको रेगुलर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अनअकैडमी के दो प्रकार के ऐप होते हैं, एक एजुकेटर ऐप होगा और दूसरा एक लर्निंग ऐप होगा। आपको एजुकेटर ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। और उसमें जो है पीसीएसजे जुडिशियरी गोल को आप चुनेंगे और उसके आधार पर आगे की प्रोसेस फॉलो करेंगे। उस पर बहुत सारे क्लासेस उपलब्ध होंगी बिना सब्सक्रिप्शन के ही, और वो क्लासेस स्पेशल क्लासेस कहलाते हैं। जिन क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी होता है वो प्लस क्लासेस होती हैं, वो वैसे ही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। क्या फायदे हैं इसके, क्या सुविधाएं मिलते हैं? इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे, लर्नर्स के साथ पोल होता रहता है ताकि हम लर्नर्स की ओपिनियन भी जान सकें। डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि इस डाउट को हम क्लियर कर पाए। क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर जाती रहती है, इसलिए आपकी क्लास मिस नहीं हो पाती, और लेक्चर के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पढ़ना और आसान भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी क्लास किसी वजह से छूट जाए तो भी आपकी क्लास मिस नहीं होती, आप उसको कभी भी कहीं भी बैठ के कर लेते हैं उस क्लास को। प्लस क्लासेस की क्या खासियत है? देखिए, सबसे बड़ी खासियत, सारी चीजें जो वहां पे आपने देखी थी वो तो सब रहेगा ही, उसके साथ में यहाँ पे प्लस के प्लेटफॉर्म पर जो है ना, अनअकैडमी के ही जो बेस्ट एजुकेटर है ना, वो पढ़ाएंगे उस पर। और वो क्लासेस इंटरेक्टिव होगी, लाइव टेस्ट दे सकते हैं, लाइव क्विज होंगे, कोर्सेज सिस्टमेटिक तरीके से चलाए जाते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। मैंने अभी कहा कि जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको नए नए बैच जो है ना, जैसे ये 8 सितंबर से, ये 15 सितंबर से, ये 1 सितंबर से, ये 25 अगस्त से, ये 18 अगस्त से, ये 7 जुलाई से, ये बैच, इतने सारे बैच चल रहे हैं। आपको जो मन वो बैच ज्वाइन करिए और उसमें अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। तो उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कि सब्सक्रिप्शन के आखिर चार्जेस क्या है,
तो सब्सक्रिप्शन का चार्ज ये है। पहले तो सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ कोई भी ले सकते हैं। तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप 1 साल का लीजिए चाहे 2 साल का लीजिए। कोई भी आप प्लान लेंगे तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट करने की सुविधा है। पर मंथ भी आप पेमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना पेमेंट करते रहिए। पेमेंट करने के तरीके इंटरनेट बैंकिंग भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है। तो कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। अगर आप उस फीस में भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको ये राय लाइव यानी RAILIVE राय लाइव कोड यूज करना होगा, जिससे आपकी फीस में 10% का डिस्काउंट। और उतना ही नहीं, अब सिर्फ PCSJ के लिए ही नहीं, बल्कि ये कोड जो है वो आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन पर 10% का डिस्काउंट दिला देगा। एक चीज और जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये फीस स्ट्रक्चर जो अभी हमने आपको दिखाया ये वाला, ये 23 अगस्त के बाद और 23 सितंबर के बाद ये फीस स्ट्रक्चर 10% जो है बदल जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अगर आप या आपका कोई परिचित सब्सक्रिप्शन लेने का दिमाग में बना रहा है तो वो 23 सितंबर से पहले ले ले, ताकि उस 10% जो बढ़ी हुई फीस है उसका नुकसान ना हो। ये अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है। आप जानते ही हैं कि यहाँ पे मेरी क्लास जो है 2 बजे होती है। 2 बजे हमारी क्लास होती है। इस पर आज तो हम लीडिंग केसेस बताएंगे, लेकिन कल से उत्तराखंड APO के पर्पज के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं इस पर्पज के लिए। तो उसको आप अटेंड करिए, ताकि उत्तराखंड APO ही नहीं बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हैं सारी परीक्षाओं में आप उसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने विषय पर। कल हम लोगों ने जहां किया था उसके आगे आप बढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए ये है शीत बच्चन, गुड आफ्टरनून बेटा, नेहा, मोहित। देखिए एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। कौन से सेक्शन में है ये? 80 में। 80 के कुछ लीडिंग केसेस हैं आपको। एक्सीडेंट के कुछ लीडिंग केसेस हैं। जगेश्वर वर्सेस एम्परर की केस, साउंडर की केस और बसंत वर्सेस एम्परर की केस। ये 3 केस जो हैं आपको, वैसे ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट पर और ज्यादा केस नहीं है, लेकिन ये सारी केसेस जो हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। जगेश्वर वर्सेस एम्परर, साउंडर की केस और बसंत वर्सेस एम्परर की केस। मैं बता देता हूं जगेश्वर वर्सेस एम्परर के केस में क्या हुआ था। वो एक्सीडेंट से रिलेटेड इसलिए है कि एक व्यक्ति A B को पीट रहा था। उसकी पत्नी B की आके बचाने लगती है और गोद में बच्चा होता है। इसका घूंसा बच्चे को लग जाता है। क्या बच्चे के लिए जिम्मेदारी होगी या वो एक्सीडेंट था? तो इसी पर आधारित है जगेश्वर वर्सेस एम्परर। साउंडर की केस क्या है? एक पर्सन जो है अपनी पत्नी को मारना चाह रहा था, वाइफ को, जहरीला सेब देकर। पत्नी ने वो सेब अपनी बच्ची को दे दी, यानी उसकी बेटी उस सेब को खा के मर गई। क्या ए उस पत्नी को बच्ची के मरने के लिए जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा, या वो एक्सीडेंट है? और ये केस 3 ठे हैं इसमें इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये नेसेसिटी 81 में है, आप जानते ही हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है R वर्सेस डडले एंड स्टीफन। R वर्सेस डडले एंड स्टीफन की केस है। ये सबको पता रहती है, वो जो बच्चे को मार के खा गए थे। एक धनिया दाजी का भी केस उसमें आता है, धनिया दाजी केस। और धनिया दाजी केस क्या है कि इस केस में एक पर्सन जो था वो ताड़ी पीने के लिए रोज अपनी मटका टांग देता था ताड़ के पेड़ पर, लेकिन सुबह ही कोई आके मटके से ताड़ी निकाल के लेके चला जाता था। उसने मेरा चोरी न कर पाए इस पर्पज के लिए उसने जहर मिला दिया एक दिन, और उस ताड़ी को पी के वो व्यक्ति मर गया जो चुराता था।
क्या ये नेसेसिटी थी? क्वेश्चन में था ये प्रॉब्लम। कोर्ट ने धनिया दाजी के केस में कहा कि उस मामले के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये नेसेसिटी नहीं मानी जा सकती कि ताड़ी चुराने के बदले में आप किसी की जान ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये एक केस है और ये सेक्शन है 84, सेक्शन 84 है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ये आप जानते हैं, पागलपन 84 में है बचाव। और इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो केस है आर वर्सेस मैकनाटन। आर वर्सेस मैकनाटन की केस है। ठीक है, आप जानते ही हैं। आर वर्सेस अर्नाल्ड की केस है एक, जिसको कि वाइल्ड बीस्ट टेस्ट कहते हैं, इसी में आया था वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। इसी आर वर्सेस अर्नाल्ड के केस में ही आया था, आप जानते ही हैं। ठीक है, ये जो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट था उसको जो है फेयरर के केस में प्रीवी काउंसिल ने मान्यता दी थी। माने जो आर वर्सेस अर्नाल्ड के केस में आई, जो डिसीजन आया था, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट आया था, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया फेरर के केस में। और एक केस और है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अहमदुल्ला, ये भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से ही रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये देखिए 85 और 86, 85 और 86 जो है ये इस पर जो इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड जो केसेस हैं, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड की केस सबने सुनी होगी, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू की केस और आर वर्सेस लिपमैन की केस। ये तीन केस इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीपी वर्सेस बियर्ड के केस में क्या हुआ था, इसमें एक गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, और एक 12 साल की लड़की का रेप किया। उसके बाद उसका गला जोर से दबाया ताकि वो शोर न कर सके, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती। इस मामले में उसने बचाव के रूप में ये कहा कि मैं नशे में था इसलिए मुझे पता नहीं चला और उसकी मृत्यु हो गई, तो मुझे बचाव मिलना चाहिए। कोर्ट ने बचाव नहीं दिया क्योंकि कहा कि वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन में बचाव आपको नहीं मिलेगा। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू के केस में यह हुआ था कि इसमें एक मिलिट्री का जवान था, बारात में कहीं बैठने उठने को लेकर झगड़ा हो गया एक लड़के के साथ और उसने गोली चला दी, उस लड़की की मृत्यु हो गई। बात वही, बचाव यही कि मैं नशे में था इसलिए मुझे पता नहीं चला और मैंने गोली मार दी लड़की को। बचाव नहीं मिला क्योंकि वहां भी वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन ही था। आर वर्सेस लिपमैन की केस थी। दो दोस्त थे, आपस में वो नशा करते थे और नशा भी इस प्रकार का एकदम चरम सुख वाला नशा। तो उसमें दोनों ने नशा किया और दोनों को लगने लगा कि हम जो है जमीन में जा रहे हैं, एकदम पाताल लोक में जा रहे हैं और सारे नाग जो है हम पर आक्रमण कर रहे हैं। और इस तरीके से एक ने दूसरे दोस्त को मार डाला। उसने कहा कि हमको तो होश ही नहीं था, हमको पता होता तो हम कभी ऐसा ना करते। लेकिन कोर्ट ने इसमें भी बचाव नहीं दिया, कहा कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में कोई बचाव नहीं मिलेगा। तो ये डीपीपी वर्सेस बियर्ड, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू और आर वर्सेस लिपमैन, तो ये केस इस पर याद रखना। अब ये ठीक है ना, कल लिख लिख के बता रहे थे तो उसमें ज्यादा टाइम लग जा रहा था ना, ये ठीक है ना? देखिए अगला टॉपिक ये आ गया। अगला स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नियामत की केस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नियामत की केस।
आर वर्सेस लिपमैन वाली जो केस थी ना, जो दो दोस्त थे और वो नशा किए हुए थे। नशा वो कुछ जैसे नहीं होता चरस और हीरोइन वगैरह का जो नशा होता है, तो उस प्रकार का वो सब नशा किए हुए थे। और नशा करने के बाद एकदम से उनको जो है लगने लगा कि हम लोग पाताल में जा रहे हैं, और पाताल में जाने के बाद नाग जो है उनके शरीर पर सांप वगैरह आक्रमण कर रहे हैं, तो सांप से बचने के लिए उसने सांपों को मारने के लिए काम किया और मार दिया दूसरे दोस्त को। तो ये कहा कि भाई हम नशे में इतने थे कि हमको पता ही नहीं चला। कोर्ट ने कहा कि भाई नशा कैसे हो गया था आपको, आपने खुद ही किया था ना, तो जिम्मेदार कौन होगा, आप होंगे उसके लिए। अमृता मिश्रा जी गुड आफ्टरनून। मोहित बंसल, हाँ बिल्कुल सही है, नशेड़ी को माफी नहीं मिलेगी। नशेड़ियों को तो और बल्कि 3 साल का कारावास होगा तो 6 साल का दिया जाएगा। तो यहां देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कुछ केस देख लेते हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में केस देखते हैं, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नियामत की एक केस आप पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नियामत वाली जो केस है, इसमें यह हुआ था कि पुलिस जो है एक पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उसके गांव में जाती, गलत अरेस्ट था वो, तो गांव में जाती है, जब उसको अरेस्ट करने के लिए करके ले जा रही होती है तो गांव वाले पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ये चीज, इसको देख के पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, हालांकि कोई मरा नहीं लेकिन गोली चला दी, और इससे उत्तेजित होकर भीड़ ने आक्रमण बोल दिया उस पुलिस वालों पर, और उसमें से एक पुलिस वाले को मार दिया। प्रश्न ये था कि क्या पुलिस वाले को मारना वाजिब था? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में लोग काम कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल कर रहे थे। भाई भीड़ पर आपने गोली चलाई, उन लोगों को जान का खतरा समझ में आया, उन्होंने उनको मार दिया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ही काम किया था। एक और केस, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो केस है, वो केस जो है अपने जीजा जी को ही साले ने मार दिया था। पत्नी मायके गई हुई थी नाराज होकर पतिदेव से, तो पतिदेव गए लेने के लिए, पत्नी नहीं आ रही थी, जबरदस्ती उसको खींच के ले जाने लगे। साले ने देखा और ले जाके चाकू से जीजा जी का स्वागत चाकू से कर दिया, जीजा जी मर गए वहीं। क्वेश्चन ये था कि क्या यहां पे जो साले साहब का कार्य था वो वाजिब था? कोर्ट ने कहा बिल्कुल वाजिब था। किडनैपिंग और एब्डक्शन के मामलों में कोई पर्सन जो है डेथ काज कर सकता, तो उसने कर दिया, क्या गड़बड़ किया? ठीक। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप की केस, और ईश्वर बहेड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा की केस, ठीक है। ये वाला स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप की केस और ईश्वर बहेड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा की केस, ये दोनों ही केस लगभग एक जैसी। और क्या कहा गया था? कहा गया था कि ऑफेंडर को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता, ठीक है। ऑफेंडर को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। आप जब खुद ही अपराधी हैं तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं है। कौन सा केस है? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप और ईश्वर बहेड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट हैं। खैर इंपॉर्टेंट ही तो केस हम डिस्कस कर ही रहे हैं, दोनों क्या कहें। एक केस ये भी है, अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में एक्चुअल में ये 102 और 105 से रिलेटेड है, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू हो जाता है और कब तक बना रहता है, इससे संबंधित केस। कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। तो ऐसे मामलों में कोर्ट ने कहा था कि जब शरीर या मतलब बॉडी या प्रॉपर्टी से खतरे की जो है आशंका उत्पन्न हो जाती है, जो डर उत्पन्न हो जाता है, तो राइट भी उत्पन्न हो जाता है, और तब तक रहता है जब तक संपत्ति या शरीर के डर बना रहता है। अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये हो गया नियामक, विश्वनाथ, रामस्वरूप, अमजद खान और ईश्वर बहेड़ा। चलिए अगला कर लीजिए, देख लीजिए। जितने भी केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से वो ऐसी कोई भी केस नहीं है जो आप लोगों को सुना ना हो आप लोगों ने।
याद नहीं हो ये स्वीकार हम कर सकते हैं, लेकिन सुना ही ना हो ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है आईपीसी थोड़ा बहुत भी तो ये सारी केसेस आपकी आंखों के सामने आई होंगी। और इस वजह से तब भी कोई टॉपिक लिखें तो ये लीडिंग केसेस आप लिखें, और प्री में भी तो यही सारी केसेस आती हैं। नाम याद करने का तरीका ऋतु, नाम याद करने का कोई तरीका नहीं है। तरीका बस यही है जो ये कर रहे हैं ना हम लोग, एक जगह इकट्ठा कर लिया आपने केसेस टॉपिक वाइज इकट्ठा कर लिया, और आपको क्या करना है मैं सभी को बता रहा हूं, सिर्फ इन्हीं को नहीं। इसके लिए क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप केस लिखिए और केस के बगल में या एक लाइन छोड़ के उसके एक लाइन में फैक्ट लिख दीजिए, ताकि आपको याद आ जाए कि ये किस केस की कहानी क्या थी। इस तरीके से आप नोट्स बना लीजिए, और कुछ कुछ दिनों पर ये पेज एक बार पलट लिया करें। नो डाउट 100% तो नहीं, अगर कहेंगे तो 90% है कि बहुत कम दिनों में एक सब्जेक्ट की आपको 100-150 केसेस याद हो जाए। तो ये चीज है। लेकिन निशी आपको नाम याद हो जाता है तो बड़ी कमाल की बात है, नाम ही याद नहीं लोगों से होता, फैक्ट याद रहता। तो देखिए एबेटमेंट के संबंध में क्या केस है। क्वीन वर्सेस मोहित पांडे, क्वीन वर्सेस मोहित पांडे की केस है, वो सबसे लीडिंग इंपॉर्टेंट केस है एबेटमेंट का। एक क्वीन वर्सेस मोहित पांडे और एक उमी वर्सेस एम्परर, ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश यही करिएगा कि पेज पर लिख लीजिए, टॉपिक वाइज केस हर सब्जेक्ट का उठा के लिख डालिए, एक एक ठोक केस, एक एक लाइन में उसके फैक्ट, और फिर एक एक दो दो चार चार दिन पर एक बार पलट के देख लिया करिए। धीरे 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 एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और बाकी बेटा कोई फार्मूला नहीं है। हाँ निशी, मुझे लग रहा है कि आपका उल्टा है, तो ये आपका उल्टा है, इसका मतलब फायदेमंद है। हाँ हाँ, उल्टा भाई, निशी का फायदेमंद है ना, उनको तो केस का नाम याद है, तो कुछ भी केस का नाम लिख के लिख दें तो क्या कोई पढ़ने जा रहा है। लेकिन जिसको केस का नाम ही भूल जाए तो फिर वो उसके लिए दिक्कत हो जाती है। तो कीन वर्सेस मोहित पांडे वाली केस है एबेटमेंट से, जिसमें कहा गया था कि उन लोगों ने जो सती माता की जय है ना, जय जय राम राम बोलना शुरू किया था, वो माना गया कि उन्होंने उसे जो है सती होने के लिए इंस्टिगेट किया था। गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह की केस है। एक विवाहित महिला अपने पति के घर में आग लगा के जल के मर गई थी। वो लोग उसको परेशान करते थे, दहेज के लिए परेशान करते थे और सारी चीजों के लिए परेशान करते थे। तो एक तरीके से माना गया कि इन लोगों ने मरने के लिए उसको इंस्टिगेट किया था, उकसाया था, नहीं तो वो कभी ना मरती। तो ये हो गया। एक एम्परर वर्सेस फयाज हुसैन की केस है। एम्परर वर्सेस फयाज हुसैन की केस में एक पर्सन ने एक पुलिस वाले को अपना घर किराए पर दिया, जबकि उसे ये बात पता था कि पुलिस वाला घर इसलिए किराए पर ले रहा है क्योंकि वो एक्यूज्ड को मारेगा पीटेगा और कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, माने मार पीट के कन्फेशन उगलवाएगा। तो उसने जो ये जानते हुए घर उसको दिया था, उसने उसे भी सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराया गया। श्री राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस। श्री राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में क्या हुआ था कि एक दोस्त, मान लीजिए ए एक दोस्त है बी का, और सी बी को मारना चाहता था, और उसने ए से कहा कि तुम सुनो, हम बुलाएंगे तो आएगा नहीं, तुम अपने रूम पर बुलाओ उसको और हट जाना, हमको उसको मारना है। ए ने ऐसा ही किया, बी उसका दोस्त था, बी को बुलाया अपने रूम पर कि आओ दोस्त लूडो खेलते हैं। दोस्त आया और फिर उसके बाद ये वहां से गायब हो गया और सी ने उसकी जान ले ली। तो ए ने क्या किया, ए ने एबेटमेंट बाई ऐड किया, यानी सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दोषी किया गया। श्री राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कॉन्स्पिरेसी की केस देख लीजिए। कॉन्स्पिरेसी की केस देख लीजिए। षड्यंत्र आप जानते हैं 120 ए में है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट केस है नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और कौन सी केस है ये, राजीव गांधी हत्या मामला।
राजीव गांधी की जो हत्या की गई थी उसी से संबंधित है नलिनी केस। तो पति और पत्नी को क्या कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिश किया जा सकता है कि नहीं, यही क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी के लिए तो 2 आदमी होने चाहिए और पति की और पत्नी जो होते हैं वो एक आदमी होते हैं लॉ की नजर में। यही तर्क लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि नहीं, कॉन्स्पिरेसी के पर्पज के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों 2 व्यक्ति होंगे और 2 व्यक्ति हैं मतलब कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। एक है विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये क्या कहता है? विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा गया था कि अगर कॉन्स्पिरेसी के लिए चार्ज कई लोगों पर लगाया जाए लेकिन बाकी लोग एक को छोड़ के बाकी लोग का एक्विटल हो जाए तो क्या सिंगल एक पर्सन को कॉन्स्पिरेसी के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यही। ठीक है, विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए बच्चों, आज भी मैं जानता हूं कि थोड़ी जल्दी जल्दी चल रहा हूं, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं स्लो हो भी कैसे सकता हूं, क्योंकि इतना भी तेज चल रहा हूं तो भी आपका नहीं हो पाएगा, लेकिन सोच रहे हैं जितना हो जाए उतना ही सही। अगली चीज है सेडिशन से संबंधित केस, क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक की केस है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट की केस है और अमृत बाजार पत्रिका की केस है। और भी बहुत सारी केसेस आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। बाल गंगाधर तिलक वाली केस, केदारनाथ वर्सेस स्टेट वाली केस और अमृत बाजार पत्रिका वाली केस। ले दे के यहां सारे क्वेश्चन में यही था कि क्या आर्टिकल 124A, अरे सेक्शन 124A आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 19(1)A का वायलेशन नहीं करता है? बिल्कुल करता कि नहीं करता? नहीं करता, क्योंकि आर्टिकल 19(1)A में भी हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सॉवरेंटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, ये सब रेस्ट्रिक्शन है ना, तो इसलिए आप सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। ये बात तो 19 के क्लास नंबर 2 में भी बताई गई है, तब काहे के लिए इसको हम माने कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। ठीक है ना, मतलब ये सेक्शन 124A जो है आर्टिकल 19(1)A यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन नहीं करता। आगे ये केस मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की केस। देखिए आप लोगों ने देखा होगा एक जमालुद्दीन की केस है, जमालुद्दीन की केस है ना। जमालुद्दीन की केस में एक ओझा ने क्या किया था, लड़की की पिटाई कर दी। किस लिए? भूत निकालने के लिए। तो भूत निकालने के लिए इतना मारा कि भूत पता नहीं भागा कि नहीं भागा, लेकिन लड़की के प्राण पखेरु उड़ गए। इसे कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी माना गया, क्योंकि भले तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, नॉलेज तो था न कि इतनी पीटोगे कि कोई मर सकता है। गणेश दुबे वाला केस सपेरे वाला है ये, ठीक है ना। सपेरे वाला केस है कि सांप का खेल दिखाने में सांप ने एक आदमी को काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में भी कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि उसे नॉलेज था कि जब वो काम इतना खतरनाक कर रहा है जिससे पॉसिबल है कि वो किसी को काट ले, उसकी डेथ हो जाए, तो उतनी सावधानी इनको बरतनी चाहिए थी। यानी इनका जो सावधानी बरती थी, जो लापरवाही बरती थी, वो ग्रॉस नेग्लिजेंस के अंतर्गत आता है। अगला है एम्परर वर्सेस धीरजिया की केस। एम्परर वर्सेस धीरजिया की केस, ये केस जो है, एक महिला मायके जाने के लिए रोज अपने हस्बैंड से लड़ाई करती थी, हस्बैंड जाने नहीं देता था।
एक दिन अपने बच्चे को गोद में ली, छोटा सा बच्चा था, और रात में निकल गई मायके के लिए। हस्बैंड की नींद खुली तो उसने देखा कि पत्नी नहीं है, बच्चा भी नहीं, तो पत्नी को खोजने के लिए निकल गया। कुछ दूर जाता है तो पत्नी उसको मिल जाती है। पत्नी उसको देख लेती है तो भागने लगती है और जाके एक तो कुएं में कूद जाती है। पत्नी तो बच गई लेकिन बच्चा मर गया। अब प्रश्न ये था कि क्या उस बच्चे के मरने के लिए उस महिला की जिम्मेदारी हो कि ना। तो कोर्ट ने कहा कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए उनको दोषी ठहराया जाएगा, इसलिए क्योंकि उनको नॉलेज था कि जो काम वो कर रही हैं उससे पॉसिबल है कि डेथ हो जाए। बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था उसमें भाले से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई थी और मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 300 के पैरा 3 यानी के अंतर्गत आता है। यानी कि जब चोट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ के लिए सफिशिएंट है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ के लिए सफिशिएंट है, तो वो मर्डर ही होगा, वहां पे कल्पेबल होमिसाइड नहीं। आर वर्सेस गोविंदा का जो केस थी उसमें 299 और 300 के बीच डिफरेंस किया गया था, माने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच डिफरेंस किया गया था। एक केस यहां पर और भी है। हाँ बेटा, सारी केस पढ़ाया होगा, कोई भी रहेगा तो पढ़ाएगा ही, कोई भी पढ़ाया होगा आपको आईपीसी, तो ये लीडिंग सारी केसेस हैं, तो ये सारी केस तो बताया ही होगा। तो के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आप जानते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, एक्सेप्शन फर्स्ट है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। बस लास्ट है, समझ लीजिए, बहुत जल्दी छोड़ देंगे। अब डावरी डेथ से संबंधित क्या है केस? माया देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, माया देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की केस है। गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड की केस है, 2019 की है, इसलिए इसको याद रखना है। गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। एक मिनट, माया देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कहा गया था कि अगर किसी वोमेन की डेथ जो है, जो मैरिड वोमेन है, उसकी डेथ जलने से हो जाए, चोट से हो जाए और उससे पहले क्रूएलिटी की गई हो, तो क्या होगा? तो माना जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो डेथ जो है डावरी डेथ है, दहेज के लिए ससुराल वालों ने मार दिया उसको। गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उसमें सून बिफोर डेथ, सून बिफोर डेथ को एक्सप्लेन किया गया था, मृत्यु के कुछ पूर्व, सून बिफोर डेथ के लिए को एक्सप्लेन किया गया था, यानी मृत्यु के कुछ पूर्व। तीसरी चीज क्या है, मतलब तो मृत्यु के कुछ पूर्व का मतलब यह है कि 1 महीने भी पहले अगर डावरी के लिए उसे सताया गया था और 1 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो सून बिफोर डेथ हो सकता है, फैक्ट और सर्कमस्टांसेस अगर उसको इशारा करते हैं। बेटा देखिए, चीटिंग में कोई केस, देखिए ऋतु, चीटिंग की कोई केस ऐसी नहीं है जो बहुत लीडिंग हो। चीटिंग में आप अपनी पसंद का केस डाल सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिस पर पूरा सेक्शन बेस्ड होता है, तो इसलिए जो है कुछ सेक्शन और कुछ केस को जानना। चीटिंग की कोई ऐसी केस ही नहीं है जो कि आप लोगों को प्री में पूछे और या फिर मेंस में आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप वो केस डालिए, और नहीं डालेंगे तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं। कालिया पेरूमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की जो केस है 2003 की, इसमें एसेंशियल्स बताए गए थे। किस बात के लिए? एसेंशियल कंडीशन बताई गई थी। किस बात के लिए? डावरी डेथ के लिए, कि विवाहित होनी चाहिए महिला, उसके साथ क्रूएल्टी की गई हो, 7 साल से भीतर हुआ हो, दहेज की मांग की गई हो, पति और पति के नातेदारों द्वारा की गई, तो ये एसेंशियल इसमें बताया गया था
कालिया पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस। और ये है आपका अगला टॉपिक, अटेम्प्ट टू सुसाइड। देखिए, लिखने के बाद भी हमने पहले से ही लिख रखा है, फिर भी ये टाइम हम लोग कब का क्रॉस कर चुके हैं अपना। चलिए, अब ये लास्ट है ये आत्महत्या का प्रयत्न। आप जानते ही हैं कि सेक्शन 309 है आईपीसी का, जो कि सुसाइड को, अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिश करता है। तो इससे संबंधित कौन कौन सी केस है? श्रीपति मारुति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन में क्या सारी चीजें थी? क्वेश्चन में यह था कि सेक्शन 309 आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है कि नहीं करता है, ये क्वेश्चन में रही सारी चीजें। तो पहली केस जो है वो श्रीपति मारुति दुबल की केस आई थी, 1987 की केस है ये। और उसमें कहा गया था कि बिल्कुल जो सेक्शन 300 है वो 21 का वायलेशन करता है। इसका जवाब यस में दिया। कौन सी कोर्ट थी? ये बॉम्बे हाई कोर्ट थी। फिर उसके बाद चेन्ना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जस्ट उसकी एक साल बाद की केस है। ये 87 की केस और ये 88 की। चेन्ना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा? नो। मतलब पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा यस, सेक्शन 309 आर्टिकल 21 का वायलेशन करती है, क्योंकि 21 जो है राइट टू लाइफ देता है। तो ये अगर राइट टू लाइफ देता है और उस जीवन का अधिकार देता है और उस पर ये अड़ंगा लगाता है, तो इसका मतलब है फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो चेन्ना जगदेश्वर के केस में कहा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो कोई वायलेट नहीं करता। फिर उसके बाद पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 की केस है। ये सुप्रीम कोर्ट की केस है, जिसमें उसने कहा फिर यस, वायलेशन करता है। फिर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा गया कि नहीं, वायलेशन नहीं करता। फिर अरोड़ा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2011 की केस है। इसमें एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया का क्लासिफिकेशन किया गया और कहा पैसिव यूथेनेसिया हो सकती है, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया नहीं। कॉमन काज सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की केस है, और उसमें भी यही बात कहा गया कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इनको हटा करके किसी की डेथ की जा सकती है। यानी कोई भी पर्सन अपनी लिविंग विल बना सकता है, जिंदा रहते हुए अपने मरने के संबंध में वसीयत बना सकता है, मरने की वसीयत बना सकता है। तो ये कॉमन काज सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस है 2018। यहीं तक आज रहने देते हैं, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बीच में जब भी समय होगा तो बाकी की केसेस हो सकता है पूरा करा दें, या फिर कोई और सब्जेक्ट का पूरा करा दें। अब इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है? तो केस प्री में तो ये ज्ञान कौर की केस। अरोड़ा रामचंद्र शानबाग वाला, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग का मामला ये था जो अभी हमने एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया की बात की थी। एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया, ठीक है। तो ये जो पैसिव यूथेनेसिया है उसको परमिट किया गया था, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया को परमिट नहीं किया गया था। अब ये है क्या एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया? इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन जिस हालत में है कि अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके लिए ठीक होने की संभावना नहीं के बराबर है, माने अब वो ठीक नहीं हो सकता। कुछ विशेष चीजें जैसे कोई इंजेक्शन है, कोई और चीज है,
उसी के सहारे सिर्फ उसको जिंदा रखा जा सकता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, कभी क्यूरेबल नहीं है वो। तो ऐसी स्थिति में कि वो ठीक होने की संभावना नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर वो जीवित है, अगर ऐसा है तो उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा करके डेथ की जा सकती है। ठीक है ना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा के डेथ की जा सकती है, और यही है पैसिव यूथेनेसिया। लेकिन अब किसी को मारना है और आप जो है इंजेक्शन लगा के मार दीजिए, नहीं, ये मंजूर नहीं होगा, ये एक्टिव यूथेनेसिया है। कुछ करके मारना, ये एक्टिव यूथेनेसिया है। या पैसिव में भी वहां पे जैसे कि कोई दवा जरूरत है और दवा आप नहीं देते, तो ये पैसिव यूथेनेसिया नहीं होगी, वो भी एक्टिव यूथेनेसिया ही। लेकिन पैसिव यूथेनेसिया का मतलब यह है कि जिसके बचने की, ठीक होने की कोई संभावना नहीं। तो जब बचने की संभावना ही नहीं है तो आखिर ढोएगा क्यों? तो वहां पे जिस सपोर्ट सिस्टम के पर वो जीवित है, जिस चीज को देने से ही वो सांस चल रही है, वो चीज हम देना बंद कर देंगे और जिससे उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ चीज दे के मारना, ये सब चीजें अभी भी अलाउ नहीं है कि जो हम जहर खा के मर जाएं, इंजेक्शन लगा के मर जाएं, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, फिर आप लोगों के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, कल भी सॉल्व करेंगे और परसों भी सॉल्व करेंगे। तो कल वाले क्लास में आप लोग रहिएगा, अच्छा लगेगा। और फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में, और रात को 9:30 बजे CPC की क्लास में अनअकैडमी पर। ठीक है, थैंक यू।